नमस्कार, मैं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं भारत 24। और हमारे साथ आज अरुण राजभर जी हैं जो राष्ट्रीय महासचिव हैं सुभाषपा के, और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे ओम प्रकाश राजभर जी हैं। चलिए सीधे इनसे बात करते हैं। अरुण जी, कल तो शुभारंभ हो चुका है, एक शिलान्यास हो चुका है, तो आपको क्या लगता है राम राज्य की एक परिभाषा शुरुआत हो गई है राम राज्य की? का जो सोच से भारतीय पार्टी बहुत दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आती। जो भगवान राम का नहीं हुआ वो हमारे पिछड़े दलित अल्पसंख्यक वंचित वर्गों का कभी नहीं हो सकता। इतिहास ये है कि भगवान राम को न्याय दिलाने के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया, भारतीय झूठ पार्टी के गुजराती, इन दोनों ने ऐसे संघर्षशील लोगों को उन लोगों ने भुला दिया, कमरे में कैद कर दिया। जिसका जीता जागता उदाहरण अयोध्या में प्रभु श्री राम का जो भूमि पूजन हुआ है, गए थे भगवान राम का भूमि पूजन कि मोदी जी आते हैं, मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं, भूमि पूजन कर रहे हैं, तो मोदी का चर्चा हुआ, भगवान राम का चर्चा नहीं हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बातें यहाँ है कि भगवान राम के नाम पर मोदी ब्रांड बन रहे हैं अपने आप को। ये पूरी दुनिया देख रही थी इस बात को कि जो कल तक नाम बदलने वाले व्यक्ति थे उत्तर प्रदेश में, दूसरे के काम को अपना बदल करके नाम गिनाते थे, मोदी ने उन्हीं का नाम बदल दिया। तो अब भगवान खुद संविधान के भरोसे न्याय लेने के लिए लड़े और हमारे पिछड़े दलित अल्पसंख्यक तमाम लोग जो है मंदिर बनाने के लिए अपनी कुर्बानियां दिए, लेकिन इनको मिला कुछ नहीं। ब्रांड एम्बेसडर तो मोदी जी बन गए, कुछ उनके भक्त लोग बन गए जो इर्द गिर्द थे, वही लोग बने। लेकिन जब ट्रस्ट का नामकरण हो रहा था तो उसमें ट्रस्टियों में हमारे पिछड़े समाज के और दलित और वंचित वर्गों में बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो आंदोलन में अपनी जान गंवा दिए। लेकिन जान गंवाने वाले लोगों को क्या मिला? अगर हम इस बात को अगर धरातल पर देखें तो जान गंवाने वालों को कुछ नहीं मिला, बशर्ते सिर्फ घंटा बजाने के अलावा उनको कुछ नहीं मिला। जबकि भारत के संविधान में जो व्यवस्थाएं बाबा साहब ने दिया है, उस आधार पर जो ट्रस्ट बना है, उस ट्रस्ट में भी पिछड़े वर्गों के लोगों की अगर भागीदारी आरक्षण के हिसाब से 27% उनको मिली होती, 22% दलित समाज के आरक्षण के हिसाब से अगर वहां मिली होती, तो मुझे लगता है कि भगवान राम के आंदोलन में जिन लोगों ने भी आंदोलन में सहयोग किया और अपनी कुर्बानियां दिया, उनको न्याय मिला। लेकिन हमें नहीं लगता है कि पिछड़े दलित गरीब वंचित लोगों को न्याय मिल पाया। न्याय तो उन लोगों को मिला जो कुछ नहीं किए। आंदोलन तो आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने किया, मुरली मनोहर जोशी ने किया, उमा भारती जी ने किया, तमाम बड़े बड़े जो है कल्याण सिंह ने किया। लेकिन इन लोगों को मिला क्या? इन लोगों को दर्शन तक का मौका नहीं मिला कि हम जाकर वहां दर्शन कर सकें। तो मोदी जी ने ये तो प्लान तैयार कर लिया है कि जो लोग काम करेंगे उनको कुछ नहीं मिलेगा, जो कुछ नहीं करेंगे उनको सब कुछ मिलेगा। तो जैसे वो फेंकते हैं तो वैसे इस देश की 2022 जनता को हाँ जी जी ये कंप्लीट अब तो करिए, देखिए कंप्लीट आने करिए। वाले समय में बंगाल में चुनाव होने जा रहा है, बिहार में चुनाव होने जा रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2020 में जो भी चुनाव होंगे, मोदी जी अब भगवान राम के नाम पर वोट मांगेंगे। ये तो दुनिया देख रही है कि ये वोट की पॉलिटिक्स चल रही है। अगर भगवान राम को आप अच्छे तरीके से मानते हो तो उनके आदर्श, वो मां सेवरी के जूठे बैर को भी खा सकते थे, तो फिर पिछड़े दलित अल्पसंख्यक गरीब अगर उस जूठे बैर को भी वहां खाने के लिए परेशान था, तो आपने उनको मौका क्यों नहीं दिया? लेकिन क्या करिएगा, अशिक्षा और गरीबी के कारण पिछड़े दलित अल्पसंख्यक अपने आप को नहीं समझ पाता है, वो मंदिर की तरफ भागने लगता है, वो शिक्षा रूपी मंदिर की तरफ नहीं जाना चाहता है, जिसका शिकार आज कई सैकड़ों सालों से आज उसके लोग, उनके समाज के लोग आज मुख्य धारा जो बाबा साहब का सोच था
कि सामाजिक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर और तमाम क्षेत्रों में जहां उनकी भागीदारी नहीं हो सकती थी, वहां भागीदारी दिलाने के लिए उन्होंने तो रास्ता बना दिया। अगर उस रास्ते पर समाज के लोग ना चले तो फिर इस दुनिया में कोई दिलाने वाला नहीं है। आज भगवान को भी न्याय संविधान से मिला, आज सारी सिस्टम, देश की सारी सिस्टम संविधान से चल रहा है। तो हमारे समाज के लोगों की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि बाबा साहब के बारे में जाने, उनके पढ़ें, उनको उनके द्वारा दिया गया अधिकार को हम समझें और उस रास्ते पर चलें। तो हमारे समाज का, हमको लगता है कि बहुत कुछ विकास के रास्ते पर जाने में एक अच्छा सार्थक पहल साबित होगा, उनको एक बहुत मौका मिलेगा। लेकिन क्या है कि समाज थोड़ा सा भावनात्मक समाज हमारा हो गया, भावना में ज्यादा बह जाता है और भावना में ही वो दूसरे की बात ज्यादा सुन लेता है। जिसका उदाहरण हमने देखा है कि जब जब पिछड़े वर्गों के सम्मान की बात आती है, उनको न्याय की बात आती है, उनको अधिकार देने की बात आती है, तो जब समय उनका रहता है तो इनको ये समझाते हैं कि हम तुम्हें सम्मान देंगे। लेकिन सम्मान देने का नजारा ये रहा कि किसी भी स्तर पर उनको सम्मान नहीं मिल पाता। जैसा कि आप देखे होंगे कि पिछड़े वर्गों को आज प्राइवेट जो निजीकरण होता जा रहा है, आज पूरी तरीके से आरक्षण पिछड़े वर्गों को जो 27% वीपी सिंह जी ने 1990 में दिया, उसको धीरे 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 खत्म करती जा रही है। लेकिन एक भी पिछड़े वर्ग का नेता, एक भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का नेता इस बात पर सवाल नहीं खड़ा कर पा रहा है। दिल्ली में भी सांसद हैं, उत्तर प्रदेश में भी विधायक हैं, पूरे देश में विधायक हैं, पूरे देश में सांसद हैं पिछड़े वर्ग के, लेकिन एक भी पिछड़े वर्ग का सांसद विधायक सरकार में जो बैठे हुए हैं वो बोलने को तैयार नहीं है कि हमारा हिस्सा खत्म हो रहा है, हमारे लोग कहाँ जाएंगे, अब हम हिस्से के लिए लड़ेंगे तो फिर हम पार्टी से निकाले जाएंगे। इस नाते कोई बोलने को तैयार नहीं होता। हकीकत यह है कि जिस तरीके से 69 जी, मैं 2022 की तरफ सीधे मूव करूंगा। आपने भी एक भागीदारी मोर्चा बनाया है जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा अन्य नेता का जो इसमें आ रहे हैं, तो 2022 की क्या तैयारी है आपकी? देखिए, 22 की जो तैयारी है वो पूरी तरीके से धरातल पर हम लोग काम कर रहे हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा में 8 दल शामिल हैं और 8 दलों के सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके पदाधिकारी, उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक हर सोमवार को हर महीने के हर सोमवार को हम लोग धरना प्रदर्शन करके सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जनता को हम जगा रहे हैं कि 2014 में मोदी जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, हम 2 करोड़ नौजवानों को हम रोजगार देंगे, हम 15 लाख रुपया देंगे, हम महंगाई कम करेंगे, हम गरीबी मिटाएंगे। तमाम मुद्दे इन लोगों ने 2014 में बोला था, लेकिन 2014 से 2020 आ गया, 6 साल लगभग हो गया। जिसको रोजगार देना था उससे रोजगार छीन लिया, जिसको महंगाई कम करना था उसने महंगाई बढ़ा दिया, जिसने बेरोजगारी दूर करने की बात किया उसने पूरी तरीके से भिखारी बना दिया। तो इस देश की जनता की जो बुनियादी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम जनता के बीच में ले जा करके 2022 के मिशन को तो सरकार बनाने की फिराक में लगे हैं। आज हमारी आबादी 60% पिछड़ों की आबादी है और 60% पिछड़े होने के बाद भी हमारी जनसंख्या, इस देश में गाय की गिनती हो गई, इस देश में सुअर की गिनती हो गई, इस देश में बकरी की गिनती हो गई, इस देश में कुत्तों की गिनती हो गई, लेकिन इस देश में पिछड़ों की अभी तक गिनती नहीं हो पाई है। जब तक पिछड़ों की गिनती नहीं होगी, जब तक पिछड़ों के नेता सदन में जाकर के इस बात की चर्चा नहीं करेंगे कि नहीं, हमारी गिनती पहले करो कि हमारी संख्या कितनी है और उस संख्या के अनुपात में हमें अधिकार कितना मिला है, हम प्रशासनिक क्षेत्रों में, हम सामाजिक स्तर पर कितने मजबूत हुए हैं, तब तक इनको समझ में नहीं आएगा, तब तक हम मजबूती से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम इनको जगा रहे हैं कि जागो तभी सवेरा है, जब जागोगे तभी अधिकार पाओगे। जो समाज जागा है वही समाज पाया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रास्ते पर मान्यवर कांशीराम जी ने समाज को जगाया था। जिस समाज ने कभी उम्मीद नहीं किया था कि हम आईएएस बन जाएंगे, आईपीएस बन जाएंगे, हम सिपाही तक बन जाएंगे, लेकिन बाबा साहब ने जो संविधान में व्यवस्था दिया, उस व्यवस्था को कांशीराम साहब ने जमीन पर उतारा। आज उसी उतारने का नतीजा रहा है कि आज 4 बार बहन जी ने सरकार बनाया और जो समाज को लोगों ने दूरी बनाकर रखा था, उस समाज को अपने करीब रख करके सियासत किया और सियासत करने का नतीजा पूरे हिंदुस्तान में दलित समाज के लोग आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, चपरासी, होमगार्ड तक नजर आने लगे। लेकिन इसी देश में मुसहर का बेटा है, हेला का बेटा है, खटीक का बेटा है, नट का है,
बांसफोर का है, वनवासी है, लेकिन इनके समाज के लोगों को आजादी के 73 साल में सिपाही बनने का भी मौका नहीं मिला। भागीदारी संकल्प मोर्चा का एक ही संदेश है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर आप संख्या आपकी ज्यादा है तो अपनी हिस्सेदारी लेने के लिए 2022 में एकजुट होकर के भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनाओ और अपना अधिकार अपने दरवाजे तक पहुंचाओ। इस एजेंडे के साथ हम लोग पूरे जनमानस के बीच में आए दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, आए दिन हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर जी, हमारे आए दिन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र राजभर जी, तमाम हमारे हजारों कार्यकर्ता आए दिन जनमानस के बीच में जाकर के इस बात को जगा रहे हैं कि हक अधिकार लेना है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में भागीदारी संकल्प मोर्चा गठन हुआ है। जिसको भी हक अधिकार 73 साल में नहीं मिला है उसको हक अधिकार दिलाने के लिए भागीदारी संकल्प मोर्चा 2022 में सरकार बनाना चाहती है। इसलिए हम सभी लोग आज जो शिक्षा के सवाल पर समाज में जो शिक्षा देखिए जागरूकता सेना का गठन किया गया है, सेना का गठन किया है आपने, आपकी पार्टी ने सोहेल देव सेना करके, तो इसका क्या उद्देश्य है इसका बनाने का? जी, क्या मतलब है आरएसएस के नाम से? हमारे पिछड़े वर्गों में और दलित वर्गों में और माइनॉरिटी के समाज में एक चीज की सबसे बड़ी बीमारी है, जब आप गांव में जाएंगे तो गांव में जाने के बाद जब उनके बीच में अपनी बात रखेंगे तो आज के डेट में मैंने बहुत सारे सैकड़ों गांवों में जाकर के मैंने देखा है और उनसे परखा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अगर 22.5% आरक्षण दलित वर्ग को दिया और बीपी सिंह ने 27% आरक्षण दिया, तो उस आरक्षण कोटे से हम कैसे डॉक्टर बनेंगे? हमको डॉक्टर बनने के लिए कौन सी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए? हमको इंजीनियर बनना है तो हमको कौन सी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए? हमको अगर मास्टर बनना है तो हमको कौन सी शिक्षा ग्रहण करना चाहिए? अगर हमको डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनना है तो हमको कौन सी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए? आज के डेट में हमारे पिछड़े वर्ग के तमाम गाँव में हमने जाकर देखा, हमको पता तक नहीं है कि हमको पढ़ना है तो हमको क्या बनना है। इस एजेंडे के साथ सोहेल देव सेना, राष्ट्रीय सोहेल देव सेना आरएसएस के ने हमने गठन किया है। उस आरएसएस में हम 10 साल से ऊपर और 30 साल से नीचे के सारे बच्चों को हम सभी लोग गांवों में से एक कैंपेन चला करके हम सबको एकजुट कर रहे हैं कि ये लोग पहले इस बात को जाने कि हमको सिपाही बनना है तो हमको क्या करना है। हमको अगर चपरासी बनना है, हमको लेखपाल बनना है, वीडियो बनना है, हमको तहसीलदार बनना है, हमको एसडीएम बनना है, हमको आईएएस आईपीएस बनना है, तो इसके लिए क्या करना, हम उसको ट्रेनिंग देंगे। और ट्रेनिंग हमारे में देखा है 2004 के बाद से हम लोगों ने आरएसएस सेना का जो निर्माण किया, 2004 से 2015 के बीच में हमारे सेना में जितने लोगों ने ट्रेनिंग लिया, हमको लगता है आज की डेट में कम से कम उसमें से सैकड़ों लोगों ने सिपाही बन गए, सैकड़ों लोग उसमें से लेखपाल बन गए, सैकड़ों लोग जो है उसमें से जो है होमगार्ड बन गए, उसमें क्लर्क बन गए, स्टोनो बन गए, तमाम लोग जो है आगे बढ़े। लेकिन हमने ट्रेनिंग दिया, ट्रेनिंग देने का नतीजा कि जिसको नहीं जानकारी होती थी उसको हमने जानकारी दिया कि आपको ये करना है तो हमारे साथ ट्रेनिंग लो। उसमें हमारे साथ जो है फौज के भी लोग रहेंगे, उसमें हमारे जो आईएएस रिटायर रहेंगे वो भी रहते हैं, जिसमें पीसीएस रिटायर रहते हैं वो भी रहते हैं, आईपीएस रिटायर होते हैं वो रहते हैं, हमारे यहाँ सूबेदार होते हैं वो भी रहते हैं, जो इंस्पेक्टर होते हैं वो रिटायर होते हैं उनको रखते हैं। तमाम जो जिस फील्ड का रहता है उस फील्ड के लोगों को हम लोग अपने जो सेमिनार करते हैं उस सेमिनार में उनको बुलाते हैं और बुला करके उनसे ट्रेनिंग दिलवाते हैं, क्योंकि वो बेहतर जानते हैं कैसे हमको पुलिस में भर्ती करना है, तो पुलिस में हमको कितनी फिटनेस चाहिए, कितनी लंबाई चौड़ाई चाहिए, कितना हमको वजन चाहिए, कितनी हमको डिग्रियां लेनी चाहिए, कैसे कैसे क्या होता है, ये सारी चीजें उसमें बताई जाती है और वो फिर उसमें अमल करते हैं। तो फिर जब वो अमल करते हैं फिर आगे निकल जाते हैं और फिर वो कामयाब हो जाते हैं। इसलिए हम सोहेल समाज पार्टी ने राष्ट्रीय सोहेल देव सेना गठन किया है और गठन करके हम लोग अभियान चला रहे हैं। बहुत बढ़िया, ये तो एक अच्छी बात है। अरुण जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पक्ष, अभी आप सरकार में नहीं है, जब आप सरकार में आएंगे तो ऐसा क्यों होता है कि जो पार्टी विपक्ष पे होती है मौजूदा समय पे, जब वो सत्ता में आती है तो मालपुआ खाने वाला ऐसा तबका सत्ता में आने के बाद जनता की अनदेखी क्यों कर देता है? वो उसको जिस तरीके से बीजेपी भी पहले देखिए, मान लीजिए किसी भी चीज की बढ़ोतरी होती थी तो चाक चौराहों पर खड़ा हो जाती थी वो लोग, अब उसके हालत बिल्कुल अलग हो गए। हम ये जानना चाहते हैं, कल आप भी सत्ता में आएंगे, जो आप आज जो वादे कर रहे हैं, जनता से वादा कर रहे हैं, उसको लेकर क्या आप उतने सजग रहेंगे आगे चल के भी? देखिए,
इस हिंदुस्तान के हर एक नागरिक के दिमाग में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की लड़ाई और उनकी विचारधारा और उनकी संघर्ष और उनकी सोच जन जन तक पहुंचा है। 2016 से पहले शायद आप हमको जानते होंगे, 2016 के बाद जब हम लोग सत्ता में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया और गठबंधन करने के बाद जब हम लोग जनता के बीच में जाकर के इस बात को कहने लगे कि हम गठबंधन कर रहे हैं तो हम मुद्दों से संबंधित मामलों को हल कराने के लिए गठबंधन कर रहे हैं। हमारे मुद्दे थे कि जो गरीब पात्र है उसको राशन कार्ड नहीं मिलता था, जो गरीब पात्र है उसको आवास नहीं मिलता था, जो गरीब पात्र है उसको पेंशन नहीं मिलता था, जो गरीब पात्र है उसको थाने पर जाने पर उसको न्याय नहीं मिलता था, उसको ब्लॉक पर न्याय नहीं मिलता था, तहसील पर न्याय नहीं मिलता था, कमिश्नरी में जाने पर न्याय नहीं मिलता था। हमने वादा किया था कि हम सरकार में जिस दिन हमारी सरकार बनेगी या हम सरकार बनवाएंगे तो हम आपको न्याय देने के लिए सरकार से लड़ेंगे। और जिसका जीता जागता उदाहरण 2017 में हम सरकार में शामिल हुए और सरकार 3 महीना भी नहीं चली थी, हम लोगों ने राशन कार्ड, आवास, पेंशन, शौचालय, नाली, खड़ंजा, पुल, पुलिया और शिक्षा, रोजगार और अधिकार के लिए हमने बोलना शुरू कर दिया है। किसी के दम में हिम्मत, किसी भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े समाज के, दलित समाज के, अल्पसंख्यक समाज के किसी भी नेता के पास हिम्मत नहीं है कि वो अपने समाज के हक और अधिकार के बारे में वो सरकार में रहने वाला व्यक्ति बोल दे। लेकिन किसी ने नहीं बोला। मैंने टेलीविजन डिबेट पर भी जाते थे तो मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार में होने के बाद भी हम सरकार में वही बात करते थे कि जो समाज ने हमको चुन करके यहाँ भेजा है, हमें हक अधिकार दिलाने के लिए भेजा है, हक अधिकार उनके घर तक पहुंचाने के लिए भेजा है, न कि मलाई खाने के लिए। जबकि भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगाते रहे कि हम मलाई नहीं खा पा रहे, इस नाते हम बोल रहे हैं। आज भी देखा जा रहा है कि जितने लोग पिछड़े समाज की जो बातें हम बोला करते थे, आज आपको नजर आ रहा है कि हरदोई के सांसद को भी पीड़ा हो रही है, सीतापुर के विधायक को भी पीड़ा हो रही है, ज्ञानपुर के विधायक को पीड़ा हो रही है, बस्ती के विधायक, माने पूरे उत्तर प्रदेश के 200 से ज्यादा विधायकों को और 50 से ज्यादा सांसदों को तकलीफ इस बात की हो रही है कि आज थाने पर किसी भी व्यक्ति की सुनवाई नहीं हो रही है। जो कल तक पूर्व की सरकारों में जो 1000 रुपए में काम होता था, आज इस सरकार में 5000 से लेके 10,000 रेट हो गया। आवास लेना है तो जो पूर्व में 5000, 10,000, 20,000 देने पर आवास मिलता था, इस सरकार में 40,000, 50,000 रुपया लिया जा रहा है। पेंशन के नाम पर 1,000, 2,000 लिया जा रहा है। अगर कोई नौजवान जा रहा है मोटरसाइकिल लेकर के तो उससे चालान के नाम पर 3,000, 4,000, 1,000 वसूला जा रहा है। तो क्या हम सरकार में रह करके इन मुद्दों पर नहीं लड़े? क्या हम सरकार में रह करके नहीं बोले? आज जब मोदी सरकार और योगी सरकार जश्न मना रही थी 1 साल पूरा करने का, तो बताइए हमने जश्न मनाया था क्या? हमने तो जश्न नहीं मनाया था। हमने ये बात कहा था कि अगर पिछड़े समाज को 27% आरक्षण वीपी सिंह ने दिया है तो उस आरक्षण में अगर 50,000 पुलिस की भर्ती उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाला है तो उसमें पिछड़े समाज में जो राजभर है, चौहान है, बिंद है, केवट है, मल्लाह है, पाल है, प्रजापति है, हरकवंशी है, बिहार है, रजवार है, जो उसमें लोहार है, कोहार है, तो इनके भी बेटा और बेटी को क्या सिपाही बनने का मौका क्यों नहीं मिलता है? हमने विभाजन करने का प्रस्ताव सरकार में रह करके लड़ा करते थे। हम बाहर थे तब भी लड़ते थे और सरकार में गए थे तब भी लड़े थे कि 27% आरक्षण का विभाजन कर दो ताकि हमारे भी पिछड़े वर्ग के जो वंचित वर्ग है, जो आजादी के बाद से कोई सिपाही बनने का मौका जिसको नहीं मिला है, उसको मौका मिल जाए। तो हमने कमेटी बनाया था। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री थे तो उस समय उन्होंने कमेटी बनाया था। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए उन्होंने पहल किया था। और आपको भी बता दूं, उस कमेटी में जो विश्वकर्मा जी थे, राजभर जी थे, इनकी हैसियत नहीं थी मुख्यमंत्री से बोलने की। इनकी हैसियत नहीं थी कि हमको चेंबर मिल जाए, हम कुर्सी मिल जाए, हम उस पर बैठने की, वो बोलने की हिम्मत नहीं थी। बस सिर्फ और सिर्फ जब पिछड़े समाज के लोग जागते हैं तो ये सरकारें या तो आयोग का सदस्य बना देती है या आयोग का चेयरमैन बना देती है और उसका पूरा पावर ऊपर मुख्यमंत्री ले लेता है। और जिसका नतीजा होता है समाज इनको देख करके वो अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता है कि हमारा समाज का बेटा जो है निगम का सदस्य बन गया, आयोग में सदस्य बन गया, लेकिन उनकी हैसियत नहीं है कि वो अपने नेता के सामने आवाज उठा दे कि नहीं भैया हमें भी हिस्सा दे दो, हमें भी चेंबर दे दो, हमें भी कानून बनाने का अधिकार दे दो, अगर हमें आयोग का सदस्य बनाए हो तो फिर हमें भी कुछ काम करने का मौका दे दो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। विश्वकर्मा जी थे, उसमें आईएएस थे, रिटायर्ड आईएएस थे। जब हमारी वार्ता उनसे होती थी, आप बताइए कि कमरा अभी तक
अभी तक समझो, सामाजिक न्याय समिति की कमेटी बनी राघवेंद्र जी के नेतृत्व में, अभी तक वहां बैठने का भी कोई स्थान सदस्यों को नहीं मिला। आप बताइए, जब सदस्यों को बैठने का स्थान नहीं मिलेगा तो फिर कमेटी किस आधार पर रिपोर्ट सौंपेगी, किस आधार पर परीक्षण करेगी, किस आधार पर न्याय देगी, ये तो संभव नजर नहीं आता है। इसलिए हम लोगों ने जो पहल किया, जब तक हम थे तब तक लड़ाई सार्थक हो रही थी कि 27% को हमने 3 भागों में बांट दिया था, और बांटने का नतीजा कि आज उस उम्मीद जगी थी उस समाज को कि 7% जो मजबूत समाज था, जो अपना अधिकार पहले से मजबूती से लेता आया था, वो हमारे लोगों का भी अधिकार अपने में समाहित कर लेता था। इस नाते कुछ लोगों को वंचित होना पड़ता था। हमने 7% मजबूत को खड़ा कर दिया, हमने फिर 9% कमजोर को ला दिया, और जो एकदम कमजोर थे उनको हम लोगों ने 11% आरक्षण देने की बात किया था। इस 7%, 9% और 11%, 3 कैटेगरी बना था, और तीनों कैटेगरी 3 तरह के होते। कमजोर एक तरफ होता, मजबूत एक तरफ होता, और एकदम कमजोर वाला व्यक्ति एक तरफ होता, तो भागीदारी अपने आप सुनिश्चित होने लगता, फिर किसी के साथ अन्याय नहीं हो पाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये तो बहुत चालाक पार्टी है, ये मूर्ख बनाती है, बहुत तगड़े तरीके से मूर्ख बनाती है कि समाज को सिर्फ लॉलीपॉप थमा दो कि अनुसूचित जाति में ही समाज को डाल देंगे, ये स्वर्ग में चले जाएंगे। आपने देखा होगा जब हम लड़ते थे तो हमने उस समय स्पष्ट कहा था कि जो जातियां छुआछूत के दायरे में आती हैं वही जातियां अनुसूचित जाति में जाती हैं। लेकिन उस समय मुख्यमंत्री ने क्रेडिट लेने के लिए, विधानसभा उपचुनाव हो रहा था, उसके बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला था, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ उसका लाभ लेने के लिए, क्योंकि आजादी के बाद से ये पिछड़े वर्ग के लोगों को मैं बार बार बताता हूँ, भावना में बह जाते हैं, ये अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, दूसरे का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, कि अपनी बात कम सुनते हैं, दूसरे की बात ज्यादा सुनते हैं। इसलिए ये आजादी से अब तक ये छले गए हैं। जिसका उदाहरण कि राज्यसभा में थावर चंद गहलोत साहब ने कहा इस बात को कि वो जातियां अनुसूचित जाति में नहीं जा सकती, कानून बना करके उनको जातियों में को शामिल किया जा सकता है। पूरा देश देखा कि मूर्ख किस तरीके से लोगों ने बनाया। जब समाजवादी पार्टी ने भी बेवकूफ बनाया, बसपा ने भी बेवकूफ बनाया, भाजपा ने भी बेवकूफ बना दिया, लेकिन हमको कुछ मिला नहीं। लेकिन अगर ये विभाजन हो जाता, अगर इसको हम लोग लागू कराने में सफल हो जाते, तो हमको लगता है कि हजारों लाखों लोगों को उम्मीद मिल जाती, एक न्याय मिलने का एक अवसर मिल जाता और आगे बढ़ जाते। लेकिन मैंने ये देखा है कि समाज के जितने पिछड़े वर्ग के नेता थे, भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि यादव को अलग कर देंगे तो यादव वोट नहीं देगा, पटेल को अलग कर देंगे पटेल वोट नहीं देगा। अब वोट के चक्कर में कम से कम 150 जातियां सिपाही नहीं बन पा रही हैं। अब उनको ये वोट दिख रहा है, उनको अधिकार नहीं दिख रहा। लेकिन सत्ता में बैठने वाले एक भी विधायक की हिम्मत नहीं पड़ी कि ये कह दे कि नहीं, 27% का विभाजन करने का जो प्रस्ताव आया है, इसको पास करने में हमारा भी हम सहयोग लेना चाहते हैं, तो ले लीजिए, हम भी सरकार के इस फैसले पर साथ रहेंगे अगर इस सरकार इसको काम करेगी। लेकिन बताइए, एक भी नेता बोला? पूरा 1 साल 2 साल लगातार हम लोग इन मुद्दों को लागू कराने के लिए हम लोगों ने संघर्ष किया और लड़ा, पूरी पुरजोर तरीके से लड़ा। लेकिन सरकार ने हमारे लड़ाई को देखते हुए, जनमानस की जो भावना बन गई थी कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पिछड़ों के उभरते हुए नेता है, अगर ये इसी तरीके से लड़ करके अधिकार दिला देंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी को कोई पूछने वाला नहीं होगा। इस नाते इन लोगों ने इस काम को किनारे कर दिया, और समाज के लोगों ने फिर इस भी नहीं समझे कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से धोखा दे रही। आज भी उत्तर प्रदेश में हम सब क्या इस मुद्दे की बात नहीं करते थे कि पूरा 1 करोड़ 80 लाख गरीब के बच्चे प्राइमरी विद्यालय में पढ़ते हैं, जो कि काट पे बैठ के पढ़ते हैं। सरकार में हम थे तो हमने कहा था कि माननीय मोदी जी ये बात कहा करते थे कि हम अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति को हम जो है मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। मुख्य धारा में तभी लाओगे जब काट से हटा करके उसको टेबल पर बैठाओगे, उसको भी ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाओगे, उसको भी अच्छे मास्टर की व्यवस्था कराओगे, उसको भी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कराओगे, तभी तो वो आगे बढ़ पाएगा। लेकिन सरकार है कि सरकार का उस पर ध्यान नहीं है कि हम टेबल बेंच की व्यवस्था नहीं कराना है। जब इन मुद्दों की चर्चा होती है तो कहते हैं हमारे लोग कहते हैं। अरुण जी, नोट में करिए, समय की थोड़ी पाबंदी है, समय की थोड़ी पाबंदी है, इसको थोड़ा सा हम ये जानना चाह रहे हैं, 2022 में क्या आप अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करेंगे? अभी हम लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाएंगे, और भागीदारी समाज विचारधारा पिछड़ों को हक जो भी दिलाने के लिए एकजुट होगा। हम लोगों को इस प्रकार दलितों और संगठनों के साथ करना हो रहा है, सभी को एकजुट करने के लिए हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। भागीदारी संकल्प मोर्चा के शर्तों पर जो लोग भी हमसे करना चाहते हैं,
सारे रास्ते ठीक। खुले हुए हैं। तो जिस तरीके से सरकार अपने के मुल्क में लड़ रही है ना, जनता ध्यान से जबरदस्त है और सरकार करेगी, सरकार मिलेगा। हमने कई लोगों को सरकार बना के देखा है, तो हमारी सरकार। तो ये थे अरुण जी, राष्ट्रीय महासचिव सुभाषपा के, एक युवा नेता, एक तेज तर्रार नेता। आप समझ गए होंगे भाषा से, इनके अंदाज से कि ये किस तरीके के राजनीति करना चाहते हैं और किस तरीके की राजनीति में उतरना चाहते हैं। तो अरुण जी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, और कोशिश करेंगे आगे आपसे कई मुद्दों पे चर्चा करते रहें और आपसे रूबरू होते रहें। जनता क्योंकि आपको आप जैसे नेताओं को सुनना जरूर चाहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।